मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जहाँ पर जेनी हॉस्पिटल में होती है एंड यहाँ पर जेनी बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर यहाँ पर नर्स जेनी को आते हुए देखती है, जहाँ पर वो लोग कहने लगती है कि ये तो मिस्टर वैंग की बेटी है ना, मिस्टर वैंग तो चाइना के सबसे रिचेस्ट इंसान है। फिर यहाँ पर वो दूसरी वाली नर्स उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है इसे कितनी गंभीर बीमारी पड़ गई है और तो और उसके बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है ये सब। एंड यहाँ पर वो लोग उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हैं कि अगर इसके बाद कोई रिचेस्ट है तो वो उसका बॉयफ्रेंड ही है। यहाँ पर दूसरी ओर जेनी टीवी के अंदर एक न्यूज़ देख लेती है जिसमें उससे बॉयफ्रेंड जी का नाम आ रहा था एंड यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि जी यहाँ पर अपनी लव ऑफ द लाइफ से 1 अक्टूबर को शादी करने वाला है। यहाँ पर बेचारी वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा टूट जाती है और सीधा जी के घर पर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जी का बॉडीगार्ड जो होता है वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, जहाँ पर उसे खून की उल्टियाँ भी आती है और तो यहाँ पर वो अकेला मरने के लिए छोड़ जाता है। फिर यहाँ पर बड़ी तेज़ी से बारिश भी होने लगती है एंड इतने में यहाँ पर किम आ जाता है अम्ब्रेला को लेकर, जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि शायद किम भी अपना बदला निकालेगा। लेकिन किम उसे कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। जेनी यहाँ पर किम से माफ़ी मांगती है एंड कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो और मैं तुम्हें कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया है। फिर यहाँ पर जेनी अपनी जान दे बैठती है, जहाँ पर हम अचानक से सारी की सारी चीज़ों को रिवाइंड में देखते हैं और तो यहाँ पर जेनी कह रही होती है कि अगर मैं नेक्स्ट लाइफ में जन्म लूंगी तो फिर मैं इस पर पक्का बड़े अच्छे से किम को ट्रीट करूंगी। एंड यहाँ पर हमें बहुत पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जेनी अपने कॉलेज में होती है एंड यहाँ पर हम जेनी को देखते हैं जिसकी नींद खुलती है। फिर यहाँ पर जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कोई पास का सीन नहीं है, बल्कि जेनी ने एक बार और रीबर्थ ले लिया है, जहाँ पर वो अपने पास में एक बार फिर से आ चुकी है एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। साथ ही हम यहाँ पर जी को भी सेम क्लास में देखते हैं। जी यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि तुम सोच तो ऐसे रही थी जिससे मुझे लगा तुम सचमुच मर गई हो। इसके बाद में यहाँ पर जी उसे एक स्टिक दे देता है जो कि झाड़ू था एंड यहाँ पर उसे कहते हैं क्लास की सफाई आज तुम करोगी, क्योंकि क्या है ना मेरी बेबी मियाँ के पैर में चोट लग गई है तो फिर वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। मन ही मन यहाँ पर जेनी उसे देखकर कह रही होती है कि पास लाइफ में इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, लेकिन इस लाइफ में मैं ये चीज़ें रिपीट होने नहीं दूंगी। फिर यहाँ पर जेनी मना करने लगते तो जी कहता है कि तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। मियाँ कहते कि जाने दो, ऐसे भी मेरा काम है ना, मैं कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर जी मियाँ को रोकता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये खुद ब खुद उठकर ये सारे काम करेगी। इसके बाद में यहाँ पर उसकी एक क्लासमेट आ जाती है जो मियाँ से कहती है कि अरे मियाँ तुम उसके लिए सॉरी क्यों फील कर रही हो, तुम्हें पता है ना तुम कितनी अच्छी हो। और रही बात इस जेनी की तो फिर वो मेड ही है और ऐसे भी एक मेड अपने माँ से की बात को हमेशा फॉलो करती है। जी यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि मैं जो कुछ भी बोल रहा तुम्हें सुनाई भी दे रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर जेनी खड़े होकर उसे ब्रूम स्टिक थमा देती है एंड कहती है कि अगर मियाँ के लिए इतना ज़्यादा ही बुरा लगा तो एक काम करो, तुम खुद ब खुद उसके लिए क्यों नहीं ये कार्य काम कर लेते। यहाँ पर जियो से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबान लड़ाने की। यहाँ पे बाकी के क्लासमेट भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे आखिर ये इतना कब से बोलने लगी, ऐसे भी इसकी मम्मा तो उस घर पे मेड का काम करती है और यहाँ पे तो ऐसा नाटक कर रही हो जैसे कि वही मास्टर है, उसे तो यंग मास्टर की बातों को सुनना चाहिए। जेनी यहाँ पर मैंने बोलने लगती है कि ये ड्राइवर का बेटा का ना जाने अपने आप को क्या समझता है, सभी को यहाँ पर लगता है कि वो मेरा मास्टर है और मैं उसकी काम करने वाली नौकरानी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे बाद में मियाँ जी से कहने लगती है कि जाने दो, मुझे लगता है कि जेनी को शायद से मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर मियाँ एकदम बेबी वॉइस में जेनी से बात करने लगती है एंड कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, मुझे पता है। देखो मैं मानती हूँ कि मैं और ये थोड़े क्लोज है और मुझे ये भी पता है कि मेरी वजह से तुम्हें जेलस फील होता है, लेकिन तुम हमारे इस रिश्ते को कुछ और मत समझ लेना। यहाँ पर जेनी मियाँ का हाथ छुड़वा देती है, जहाँ पर मियाँ ऐसा नाटक करती है कि जैसे जेनी ने उसे धक्का दिया हो। तो वो क्लासमेट को गुस्सा आ जाता है और वो पानी का ग्लास उठाकर जेनी के मुंह पर फेंकने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जेनी पीछे हट जाती है तो वो पानी का इसके मुंह पर नहीं आता। जेनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंड जेनी यहाँ पर एक बकेट उठा लेती है जिसमें साफ सफाई करने वाला पानी होता है एंड यहाँ पर वो उस क्लासमेट के ऊपर फेंकने वाली थी। ये मियाँ उसे रोकने लगती है और कहती है कि जाने दो ना, ऐसी भी वो गुस्से में थी, तुम तो बुरा काम मत करो। फिर बाद में यहाँ पर इसी कहने लगता है कि तुम भी कैसे रोक रही हो, सबसे पहले से तुम्हें धक्का दिया, ऊपर से मेरे साथ बदतमीजी से बात की, मैं तो इसे तंग आ गया हूँ। एंड यहाँ पर जेनी जोर से वो बकेट का पानी उस क्लासमेट पे नहीं बल्कि इसी के ऊपर ही फेंक देती है। फिर यहाँ पर वो सभी के सभी क्लासमेट्स गुस्से में आ जाते हैं एंड कहने लगते कि तुम जैसी नानी की हिम्मत कैसे हुई जी पर पानी फेंकने की, अभी कभी तुम्हें इसे तो अपने जॉब से निकाल देना चाहिए। एंड सभी लोग यहाँ पर जी की साइड लेने लगते हैं। तो फिर यहाँ पर जेनी हंसते हंसते कहती कि नानी और मैं, अच्छा तो तुम मुझे मेरी जॉब से निकाल दो, तो जरा मुझे निकाल कर तो दिखाओ। एंड यहाँ पर जी टॉपिक को चेंज कर देता है। तो फिर मियाँ उससे कहती है कि तुम मुझे निकाल क्यों नहीं रहे हो, इससे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गलती की है। जी कहता है कि जाने दो, फिलहाल मैं सब बाद में देख लूंगा। एंड यहाँ पर वो अपने सभी क्लासमेट्स को गोल्फ कोर्स पे इनवाइट करता है जो कि उसका पर्सनल गोल्फ कोर्स होता है। यहाँ पर सभी क्लासमेट शॉक हो जाते हैं क्योंकि पर्सनल गोल्फ कोर्स उनके पास ही होता है जो कि बहुत अमीर होता है। एंड यहाँ पर सभी लोगों ने इनवाइट करते हैं। साथ ही यहाँ पर मियाँ होती है जो जेनी से कहती है कि तुम चाहो तो तुम कल आ सकती हो, तुम आकर जी से माफ़ी मांग लेना तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। यहाँ पर सभी क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि जेनी गोल्फ कोर्स पर आएगी, उसे पता भी है कि वहाँ पर क्या होता है, ये तो नॉर्मल गार्डन जाने के भी लायक नहीं है। फिर यहाँ पर जी जेनी से कहने लगता है कि गलती से भी तुम मुझे मेरे गोल्फ कोर्स पर नहीं दिखनी चाहिए। एंड यहाँ पर जेनी मन में सोचने लगती है ये मेरे प्राइवेट गोल्फ कोर्स को अपना गोल्फ कोर्स कब से बनाने लगा।
इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग गोल्फ कोर्स पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके क्लासमेट्स और मियाँ सभी लोग उसके लग्जरियस गोल्फ कोर्स के बारे में तारीफ करने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें यकीन नहीं होता कि इतने बड़े मैदान को तुम ओन करते हो। दूर से यहाँ पर क्लासमेट देख लेती है जेनी को, जहाँ पे वो लोग बोलने लगते कि आखिर नैनी यहाँ पे क्या कर रही है, और कल तो जेनी ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी। यहाँ पर वो गोल्फ कोर्स में तो गोल्फ ऐसे खेल रही है जैसे पूरा का पूरा यार्ड वही ओन करती हो। तो फिर मियाँ यहाँ पर उन सभी को कहने लगते कि जाने दो उसे, ऐसे भी तुम लोगों को लगता है पता नहीं है। जेनी बहुत पहले से यहाँ पर इसे पसंद करती आई है, तो उसका हर बार का यही काम है, जब देखो तब यहाँ पर वो जी के अटेंशन पाने की कोशिश करती रहती है। फिर यहाँ पर वो सभी लोग चले जाते हैं जेनी से बात करने के लिए। तो फिर यहाँ पर जी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जेनी कहने लगती है कि अब मेरे गोल्फ कोर्स पर आने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। यहाँ पर वो सभी क्लासमेट जेनी से कहने देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम उसके गोल्फ कोर्स पर आई हो और तुम उसके गोल्फ कोर्स को अपना गोल्फ कोर्स बुला रही हो। आखिर तुम जैसी नानी होगा क्या होगा, तुम्हारे सामने इतने लो है कि तुम यहाँ पर इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती हो। यहाँ पर जी कहना था कि जान दो से, इसके साथ बहस करके कुछ मतलब नहीं है। तो जेनी कहती कि क्यों, तुम्हें क्या मुझसे इतना डर लग रहा है। एंड यहाँ पर मन ही मन जेनी बोलने लगते कि अगर मैं यहाँ पर इसकी बेइज्जती करूँ और इसे कहूँ कि मेरे साथ कंपटीशन करे तब तो सभी को मजा आ जाएगा, क्योंकि किसी को यहाँ पर पता ही नहीं होगा कि जी को गोल्फ खेला नहीं आता। तो जेनी यहाँ पर बोलने लगती है कि ठीक है, इस गोल्फ कोर्स के ओनर को तो गोल्फ खेलना बड़े अच्छे से आता होगा ना। यहाँ पर सभी लोग कहते कि हाँ, जी तो गोल्फ कोर्स में बहुत माहिर है। साथ साथ यहाँ पर मियाँ भी बोलने लगते। तो जेनी कहती है कि ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों के बीच में एक मैच हो जाए। यहाँ पर जी मना करने लगता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करना है। तो मियाँ बोलती कि अरे इसमें क्या हुआ, एक छोटा सा मैच ही तो है, इसी बहाने हम तुम्हारे गोल्फ को देख भी लेंगे कि तुम एक ही बार में कितना प्यारा गोल मार सकते हो। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी जी को गोल्फ खेलना पड़ता है, जहाँ पर वो जैसे गोल्फ स्टिक को उठाता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे गोल्फ खेलना आता ही नहीं है। यहाँ पर तो वो इतना ज़्यादा डरता है कि उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो बॉल को मारने वाला था तो उसका स्टिक कहीं और चला जाता है और वो स्टिक बॉल को हिट भी नहीं होती। तो यहाँ पर जेनी हंसने लगती है। तो जी कहता है कि हंस क्या रही हो, तुम्हारा गोल्फ स्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है और ये कितना वियर्ड है, मैं ऐसे सस्ती चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाता। फिर सभी लोग यहाँ पर कहने लगते कि हाँ, ऐसे भी तुम गोल्फ पे इतने माहिर हो और इतनी सस्ती सी स्टिक के साथ तुम्हें खेलने की आदत होगी नहीं। मन ही मन यहाँ पर जेनी कह रही होती है कि ये स्टिक की कॉस्ट मिलियंस में है और इसी सस्ती स्टिक्स लग रही है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर कितने बहाने और झूठ आज यहाँ पर बोलता है। तो फिर हमें जेनी बोलती कि क्यों ना तुम अपने गोल्फ कोर्स की जो कलेक्शन है उसमें से सबसे एक्सपेंसिव वाला स्टिक लेकर आओ और उसे खेलो। और हाँ, मैंने सुना है कि वो एक्सपेंसिव वाले स्टिक तुम्हारे घर पर ही है जो कि सिर्फ वो ओनर खेल सकते हैं। एंड यहाँ पर सभी लोग जी से कहने लगते हैं। जी सबसे कहते हैं कि जाने दो उसे, अब मैं कहाँ किसी को बुलाऊंगा और कब तक वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा। मियाँ कहती कि देखो ये करना बहुत जरूरी है और तुम्हारे एक इशारे पर तो गोल्फ स्टिक मिनट में आ जाएगा। और तो इस लड़की को सबक सिखाना भी जरूरी है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हें गोल्फ खेलना आता ही नहीं है और हमें इसे गलत प्रूफ करना ही होगा। फिर यहाँ पर जी कॉल लगा लेता है और वो गोल्फ स्टिक को मंगाने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर उसका गोल्फ स्टिक आ जाता है। ड्राइवर वो गोल्फ स्टिक निकाल कर आ जाता है एंड वो गोल्फ स्टिक दे देता है जेनी को। लेकिन यहाँ पर जी कहता है कि गोल्फ स्टिक मुझे दो। ड्राइवर यहाँ पर समझने लगता है कि लगता है आज फिर से इसे मेरे बेटे के साथ में झगड़ा किया है, तो फिर मैं तो अपने बेटे का ही साइड लूंगा। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि जी के डैड यहाँ पर एक ड्राइवर का काम किया करते हैं। उसके डैड यहाँ पर उसे वो गोल्फ स्टिक दे देते हैं। सभी के सभी लोग यहाँ पर उस गोल्फ स्टिक की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड के ओलंपिक मैच में जिसने जीता था उसने इस मैच से ही खेला हुआ था। यहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं एंड मियाँ तो उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। तो फिर जी मियाँ से कहने लगता है कि ठीक है, अगर ये तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है तो फिर मैं ये तुम्हें हमेशा हमेशा के देने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो गोल्फ स्टिक दे देता है मियाँ को, जहाँ पर गुस्सा आ जाता है जेनी को और जेनी बोलती है कि तुम सच में इसे ये चीज़ दे रहे हो और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर भी है या नहीं। जी कहते हैं कि मेरे मन में जो आएगा मैं वो करता रहूँगा। फिर बाद में यहाँ पर जेनी वो स्टिक मियाँ से लेने लगती है, जहाँ पर उनमें झगड़ा होता है एंड मियाँ यहाँ पर जानबूझकर वो स्टिक को जोर से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से वो स्टिक टूट जाता है। फिर यहाँ पर सभी लोग टूटे हुए स्टिक को देखकर शॉक हो जाते हैं। मियाँ कहती है कि तुमने क्या कर दिया, तुमने इस स्टिक को ही तोड़ दिया, तुम्हें पता भी है कि इसका प्राइस कितना होगा। यहाँ पर वो साफ साफ कह देती है कि मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो, ये स्टिक मैंने नहीं तोड़ा है। तो फिर यहाँ पर सभी क्लासमेट्स बोलते कि हाँ, सबसे पहले तुमने स्टिक तोड़ा, अब तुम सारा का सारा इल्जाम लगा रही हो मियाँ पे। हम अच्छे से समझे कि तुम्हारी चाल क्या है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि इसका प्राइस कितना महंगा हो सकता है। फिर यहाँ पर मियाँ कहने लगते कि जाने दो, मुझे पता है कि ये मुझसे जी से इतना जलस फील करती है जिस वजह से उसने ऐसा किया, क्योंकि जी ने कभी उसे स्टिक नहीं दी होगी, तो जी ने मुझे स्टिक दी तो उसे जलस फील हो रहा था, इस वजह से इसने मेरा स्टिक तोड़ दिया। एंड यहाँ पर हमें सभी लोग यही कहने लगते हैं। यहाँ पर जानी बोलते कि ये सारे इल्जाम लगाना बंद करो, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस स्टिक को तोड़ूंगी, मुझे इस स्टिक का वर्थ अच्छे से पता है और ये यूके की स्पेशल स्टिक में से एक है, जहाँ पर जीतने वाले ने इसी स्टिक के साथ में ओलंपिक मैच को जीता हुआ था एंड इसका हिसाब कौन छुट्टा करेगा अभी। सभी के सभी क्लासमेट्स बोलने लगते कि तुम्हारे पास चीज़ों का नॉलेज है बहुत ज़्यादा, ये भर भर के
साथ साथ जी भी यहाँ पर जेनी पर इल्जाम लगाता है एंड कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें स्टिक को फेंकते हुए। उसी क्लास में जहाँ पे बोलने लगते कि चलो अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। तो जेनी बोल रही थी कि जिसने तोड़ा है वो चुका है और मैं इसके पैसे लेकर ही रहूंगी। तो फिर यहाँ पर एक क्लासमेट बोलने लगती है कि बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे कि पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स वही ओन करती है। जेनी कहती है कि हाँ तुमने सही समझा, ये पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स मैं ही ओन करती हूँ। पर फिर बाद में यहाँ पर जी को डर रहने लगता है कि अगर सभी को जी की सच्चाई पता चल गई तो जी का आज तो भांडा फुट कर ही रह जाएगा। जी यहाँ पर चला जाता है जेनी के पास में और इसे कहता है कि तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो जेनी यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर पूछने लगी थी जरा मुझे बताना यहाँ का ओनर कौन है और अगर तुम ओनर हो तो इतना डर क्यों रहे हो। फिर यहाँ पर जेनी ड्राइवर से पूछने लगती है जहाँ पर यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि लगता है इन दोनों का सचमुच कुछ ज्यादा झगड़ा हो गया। ऐसे तो हर बार ही मेरे बेटे की बात मानती रहती है लेकिन मैं जाने से आज क्या हो गया जहाँ पर वो हमेशा उसके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन मैं इसे ज्यादा नहीं होने दूंगा। एंड यहाँ पर वो ड्राइवर यानी कि जी के डैड इस गोल्फ कोर्स के मालिक को जी का नाम दे देते हैं। एंड यहाँ पर सभी लोग हंसकर जेनी से बोलते हैं कि देखा तुम भी कितना झूठ बोलने लगी हो, ये गोल्फ कोर्स तो जी ओन करता है। यहाँ पर जी के डैड बोलते कि मैडम मैं जानता कि आप यहाँ पर उसे गुस्सा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना झूठ बोलोगी। हमेशा जी तुम्हारी देखभाल करता है, तुम्हें सपोर्ट करता है, लेकिन तुम यहाँ पर उसी के अगेंस्ट जा रही हो, ये बड़ी बुरी बात है। सभी क्लासमेट्स यहाँ पर जेनी पर इल्जाम लगाने लगते हैं एंड कहते कि आखिर तुम्हारा ये जो हाई टेम्परेचर वाला जोन है वो जाने कब जाएगा। दूसरा यहाँ पर जी होता है जो जेनी से कहता है कि देखो अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जेनी कहती कि माफी और मैं मांगू। यहाँ पर फिर बाद में क्लासमेट जी उसे उल्टा सीधा बोलने लगते जहाँ पर जेनी बोलती कि बस बहुत हो गया। एंड यहाँ पर वो अपने डैड को कॉल लगा लेती है एंड कहती कि यहाँ पर ड्राइवर और उसका बेटा कुछ ज्यादा ही किंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी यहाँ पर जेनी से कहते कि तुमने सच में अपने डैड को कॉल लगा लिया है, अभी के अभी कॉल कट करो। लेकिन यहाँ पर जेनी कॉल कट नहीं करती। दूसरा यहाँ पर क्लासमेट बोलने लगते कि क्या फायदा होगा तुम्हारे डैड को कॉल लगाकर, तुम्हारे डैड भी तो यहाँ पर एक सर्वेंट का काम करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर आकर तुम्हारी जान बचाएंगे? तो तुम सबसे बड़ा रिग्रेट करने वाली हो आज यहाँ पर। जेनी यहाँ पर उस क्लासमेट और सभी के सभी लोगों को बोलने लगती कि रिग्रेट आज कौन करेगा ये सभी को पता चल जाएगा, और कौन हाई स्टैंडर्ड वाला है और कौन लो स्टैंडर्ड वाला है ये भी कुछ समय में सभी के सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। इतने में हम यहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड्स को देखते हैं एंड यहाँ पर वो गार्ड चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगते कि किसकी हिम्मत हुई हमारी मैडम को नीचा दिखाने की। एंड यहाँ पर हमें क्लासमेट बोलते कि ये लोग तुम्हें मैडम क्यों बुला रहे, तुम तो सर्वेंट की बेटी हो। एंड यहाँ पर वो बॉडीगार्ड जोर से उस क्लासमेट को थप्पड़ मार देता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी इतनी बदतमीजी के साथ हमारी मैडम के साथ बात करने की। मियाँ यहाँ पर जी से कहने लगते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर उसके मालिक हो और तुम उसके मास्टर हो, तो फिर यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जेनी को क्यों मिस बुला रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर जेनी बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब इन लोगों को इस गोल्फ कोर्स से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। तो फिर मियाँ कहती कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, आखिर तुम कौन होती हो इसे डिसाइड करने वाली। फिर यहाँ पर रोजी को कहने लगती है, जेनी कहती कि देखो अगर खुद की जान बचानी तो अभी कैब निकलो, मैं सिर्फ 3 तक काउंट करने वाली हूँ। जी यहाँ पर उन्हें बोलने लगता है कि मेरे साथ ये सब कर लो लेकिन मेरे क्लासमेट्स को तो यहाँ पर छोड़ दो, आखिर तुम क्या करना चाहती हो। लेकिन यहाँ पर जेनी उसके बाद बिना सुने काउंटडाउन सीधा शुरू कर देती है जहाँ पर जी बहुत ज्यादा ही डर जाता है। बाद में यहाँ पर मियाँ डर कर जाने लगती है तो सभी क्लासमेट उसके पीछे चले जाते हैं। जी यहाँ पर जेनी को बोलने लगता है कि तुमने आज जो किया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं और तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा। जेनी कहती कि मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग रही हूँ एंड जी यहाँ से चला जाता है। बाद में यहाँ पर जी के डैड यानी कि वो ड्राइवर जेनी से कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना आज तुमने क्या किया, तुमने जी को कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, अब जाकर तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी और मुझे नहीं पता कि हम दोनों तुम्हें माफी कर पाएंगे या फिर नहीं। जेनी बोल रहे थे कि तुम दोनों मुझे क्यों माफ करोगे और मैं तुम दोनों से क्यों माफी मांगूंगी, ये गोल्फ कोर्स मेरा है, मैं यहाँ पर जिसे आने के लिए ऑर्डर दूंगी वो अंदर आएगा और जब मैं बोलूंगी तो वो वहाँ से बाहर जाएगा। आखिर तुम दोनों कौन होते हो मुझे क्या करना है ये डिसाइड करने वाले। यहाँ पर मुझे समझाने लगता है कि देखो तुमने आज जो गलत किया है उसका बात मान लो और तुम वहाँ पर माफी मांग लो। जेनी यहाँ पर कहते कि सबसे पहली बात आप होते कौन है मुझे ये सब भाषण देने के लिए, आप एक ड्राइवर है तो खाली ड्राइवर बनकर ही रहिए और अगर आपको ये नौकरी सूट नहीं हो रही तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे ड्राइवर्स हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग वहाँ से गुस्सा होकर जा रहे थे एंड सब ज्यादा गुस्से में तो मियाँ थी। इतने में जी यहाँ पर आता और सबसे माफी मांगने लगता है एंड मियाँ कहते कि आकर चल क्या रहा है। तो फिर वो कहता है कि जेनी की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मियाँ कहते कि ध्यान नहीं, तो वो सभी के सभी गार्ड तुम्हारी बात मानने के बदले जेनी की बातों को मान रहे थे। आखिर इन सिर्फ चीजों का मैं आंसर क्या समझूं। तो फिर यहाँ पर जी से कहते कि देखो तुम्हें पता है ना कि उसके डैड मेरे घर के सर्वेंट है, तो ये बॉडीगार्ड्स भी तो मेरे सर्वेंट ही है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग उसके डैड को बहुत बड़ा इंसान मानते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा बुढ़े हैं ना हमारे यहाँ पर, इस वजह से, और इसलिए आज उन्होंने जेनी का साइड दिया। तो फिर क्लास में बोलने लगती कि देखा मुझे पता ही था कि जेनी ये सब जानबूझकर क्या कर रही है, चलो अभी जाकर उसे सबक सिखाते हैं। लेकिन जी कहते कि नहीं अभी हमें नहीं जाना चाहिए, आखिर हम अपना टाइम वेस्ट उसके ऊपर क्यों करें, वो वापस से अपना नाटक करना शुरू हो जाएगी। मियाँ कहती कि जी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कुछ गलत ही समझ लिया था और मैंने कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर लिया था। यहाँ पर जी कहते कोई बात नहीं, आखिर जेनी ही इतनी चालाक जिस वजह से तुमने ये सारी चीजें सोची, कोई बात नहीं अब हम इस बात को लेट गो कर सकते हैं। मन यहाँ पर से कह रहा होता है कि इस जेनी को तो मैं नील डाउन कर माफी मंगवा कर भी रहूंगा और इन सभी लोगों के सामने।
इसके बाद में यहाँ पर वो घर पहुंच जाती है, जहाँ पर हम उसके बाद शैन को देखते हैं। शैन यहाँ पर पूछने लगता है कि आखिर आप मास्टर जी के साथ नहीं आई, तो जनी उसे कहते हैं कि अब वो मास्टर जी नहीं रहा, उसे उसके नाम जी से बुला करो। एंड यहाँ पर शैन बोलने लगता है कि लगता है आपको फाइनली समझ आने लगा है, कब से मैं और आपके डैड आपको यही समझाए जा रहे थे कि वो सन और फादर का रिलेशन बहुत खराब है और वो दोनों अच्छे इंसान नहीं है। यहाँ पर जनी मन ही मन कह रही होती है कि अगर मेरे फादर के अलावा मैं किसी और पर ट्रस्ट कर सकती हूँ तो यही है मिस्टर शैन। फिर यहाँ पर मिस्टर शैन से कहते हैं कि किम आया हुआ है और वो तुम्हारा वेट कर रहा है। यहाँ पर जनी किम का नाम सुनते ही तुरंत उसकी ओर भाग पड़ती है एंड उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है एंड आते ही उसे हक करने लगती है। किम यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करता है एंड यहाँ पर वो उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। जनी यहाँ पर कहती कि कुछ नहीं, मैंने बस एक बुरा सा सपना देखा था, लेकिन अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर बाद में किम बोलने लगता है कि मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। मनी मन यहाँ पर जनी कह रही होती है कि किम मेरे डैड का सबसे पहला चॉइस था एंड डैड चाहते थे कि मैं किम के साथ शादी करूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उस डिनर में पागल जो थी जहाँ पर मैं जी के बीच मरती जाती थी और यहाँ पर मैंने इतने अच्छे किम को रिजेक्ट कर दिया था। आगे मेरा डैड मेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढ कर आया था और मैं उस डैशविन के साथ में रह रही थी। किम यहाँ पर जाने से कहता है कि ठीक है अब मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जानी उसे रोकती है और उसे डिनर पर इन्वाइट करती है। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर शेन आके पूछता है कि क्या हमें जी का इंतजार करना है। तो जानी कहते हैं कि नहीं, वो जब आएगा तब खुद से बना के खा लेगा, आखिर हम क्यों इसका इंतजार करें। दूर से यहाँ पर वो किम को देखती है, जहाँ पर किम उसे देख भी नहीं रहा था। तो जानी किम से कहने लगती कि तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो, क्या मैं इतनी ज़्यादा आगे देखती हूँ। यहाँ पर किम नर्वस होकर कहता है कि नहीं नहीं तुम तो ब्यूटीफुल हो। जनी यहाँ पर सोचने लगती है कि मुझे कुछ भी कर यहाँ पर किम के साथ में क्लोजेस बनानी होगी और उसे इस बार राइटियसली ट्रीट करना होगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछते कि क्या तुम मुझे मैथ्स का ट्यूशन दे सकते हो। किम कहता है कि लेकिन वो तो तुम्हें जी दिया करता है। जनी कहने लगती है कि हाँ, जिस वजह से मैं हमेशा कम मार्क्स लाती हूँ, अगर तुम मुझे ट्यूटरिंग करोगे तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। किम कहता है कि जरूर, जब तक जो तुम चाहोगी मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। इतने में यहाँ पर आ जाता है जी, जो कि जनी पर चिल्लाने लगता है एंड कहता है कि तुम इस किम से मिलने के लिए मेरे साथ पूरे दिन बदतमीजी करती रही, मैं इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पर किम उसे कुछ कहने वाला था, लेकिन वो बैठ जाता है क्योंकि उसे पता था कि जनी जो है वो जी को पसंद करती है, इसलिए यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर जनी मुंह बंद नहीं रखती, वो जी को सुनाना शुरू कर देती है। जी कहता है कि बोल लो, पटर पटर जितना बोलना है बोल लो, मैं तुम्हें तो एक दिन देख कर रहूंगा। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। जनी यहाँ पर सोचने लगती कि लगता है किम को अभी भी लगता है कि मैं अभी भी जी से प्यार करती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर किम जाने लगता है, तो फिर जनी यहाँ पर उसे एक क्रूज पर डिनर के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन किम यहाँ पर कुछ खुश नहीं होता एंड कहते कि अच्छा तो हम दोनों के साथ क्या जी भी चलेगा। एंड पर जनी कहती है जी क्यों आएगा, ये तो एक डेट है जहाँ पर तुम और सिर्फ मैं जा रहे हैं। एंड ये बात सुनकर किम बहुत खुश हो जाता है एंड वो डेट पर जाने के लिए हाँ कह देता है, जहाँ पर जनी भी खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जनी की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि यहाँ पर आकर जी उसे बोलने लगता है कि तुमने मेरे डैड को फायर तक कर दिया, आखिर तुम्हारे में इतनी सारी हिम्मत कहाँ से आ गई और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सुबह से लेकर अब तक तो तुम मेरी बेइज्जती करके आई हो, ऊपर से तुमने मेरे डैड को फायर कर दिया। जनी कहती कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, हाँ वो यहाँ के सर्वेंट थे और मुझे उनका सर्विस अच्छा नहीं लगा तो मैंने उन्हें फायर कर दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ पर क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो क्लास पे जनी का बाल खींच रही होती है एंड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस दिन हमें उस गार्डन से बाहर निकालने की। जनी यहाँ पर उसे भी सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में जी वहाँ पर आ जाता है, जो उन दोनों को बैठने के लिए कहता है और बोलता है कि क्लास शुरू होने वाली है। यहाँ पर वो क्लासमेट फिर मिया से पूछते कि आखिर ये हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करती है, लेकिन जी उसे कुछ कहता क्यों नहीं है। जय यहाँ पर जी भी उसकी बातें सुन रहा था। मिया उसे बोलने लगती है कि वो क्या है ना, जी को बचपन से ही मैनर्स सिखाए गए हैं एंड जी को बताया गया है कि अपने से बड़े हो या छोटे हो उन सभी को रिस्पेक्ट के साथ के साथ ट्रीट करना चाहिए। बस इस वजह से यहाँ पर क्लासमेट बोलने लगती है कि एक जी को देखो जो कि इतना अच्छा है और कितना मैनर्स वाला है, और इस लड़की को देखो जहाँ पर उसे मैनर्स है ही नहीं। इसके बाद में यहाँ पर क्लास खत्म हो जाती है, जहाँ पर जनी अपनी डेट वाली बात सोचते सोचते वहाँ से चली जाती है। दूर से यहाँ पर मिया और वो क्लासमेट जी से बात करने के लिए आती है। मिया से पूछने लगती है कि हर बार की तरह तुम्हारा इस वाला बर्थडे भी क्रूज पर ही होगा ना, और क्या तुम जनी को इनवाइट करने वाले हो। यहाँ पर तब जाके जी को क्लिक होता है कि हर बार तो यहाँ पर जनी मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट क्या करती थी और सारी की सारी अरेंजमेंट्स वही क्या करती थी, क्योंकि उसके पास इतना पैसा जो है। तो मुझे लगता है कि शायद से वो मेरे साथ नाटक करी है जानबूझकर, और वो मुझे मेरे बर्थडे के लिए सरप्राइज देना चाहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से को नहीं करूंगा, मैं उसे नील डाउन करवा कर ही रहूंगा। मिया यहाँ पर जी से पूछते कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें कुछ पूछा है। जी कहने लगता है कि हाँ मुझे लगता है कि अगर मैं उसे इनवाइट नहीं भी करूंगा तो फिर वो भी जरूर आएगी, क्योंकि जब देखो तब वो मुझे चिपकी जो रहती है। मिया और वो क्लास में भी कह रहे लगते हैं कि हाँ जब देखो तब वो तुम्हारे अटेंशन के लिए मरती रहती है।
इसके बाद में यहाँ पर जी, मिया और सभी के सभी क्लासमेट्स आ जाते हैं उस क्रूज वाले शिप पर। यहाँ पर क्लास में पूछने लगते कि आखिर मुझे यहाँ पर कहीं आसपास जेनी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर बाद में वो लोग बोलने लगते कि जान देना, जेनी ऐसे भी यहाँ पर आकर प्रॉब्लम ही खड़े करती है, अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर नहीं आई है, तो थोड़ी शांति तो यहाँ पर है। जी यहाँ पर सोच रहा होता है कि जेनी मुझे सरप्राइज देगी या फिर क्या पता वो अभी भी चाहती हो कि मैं उससे ये पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बैक करूँ और तब जाकर वो सारे काम करे। इतने में यहाँ पर जेनी की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर जेनी को सभी लोग इस तरीके से सजा धजा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड कहने लगते कि तुम आई तो ऐसे हो जैसे तुम्हारे खुद का बर्थडे है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी सोचने लगती है कि ये सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर बाद में वो लोग बोलने लगता है कि खुद का बर्थडे, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ आज जी का बर्थडे है ना। और तब जाकर जेनी को याद आता है कि आज जी का बर्थडे है। जेनी को तो पता ही नहीं होता कि आज जी का बर्थडे था। फिर यहाँ पर वो सभी लोग कहने लगते कि जी ने तो तुम्हें इन्वाइट किया भी नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम सबको पता था कि तुम यहाँ पर मुंह उठाकर आ ही जाओगी। तो फिर मियाँ बोलते कि रहने दो, जाने दो इन सारी बातों को, अब तुम आ ही चुकी हो तो फिर हम लोग साथ में मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जेनी कहती कि नहीं, तुम बर्थडे सेलिब्रेट करो और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर तो अपने आप आई हूँ किसी के साथ में। तो फिर यहाँ पर क्लासमेट्स कहने लगते कि मजाक करना बंद करो, तुम यहाँ पर किसके साथ कैसे आ सकती हो, तुम्हें पता भी है कि यहाँ की एक पानी का बोतल भी कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जेनी कहती कि हाँ वो सारे के सारे पानी की बोतल मेरे घर पर ही है। तो फिर वो क्लासमेट कहते हैं कि तुम्हारे घर पर, तुम्हारा मतलब है कि जी के घर पर, आखिर तुम जी की चीज़ों को भी अपनी चीज़ें ये तो मानती आई हो। मिया यहाँ पर आगे बढ़कर जेनी का हाथ पकड़ती है एंड कहते कि जाने दो, तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें इक्वली यहाँ पर ट्रीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जेनी उसे उससे दूर हटने के लिए कहती है, जहाँ पर मिया ऐसा नाटक करती है कि जेनी ने उसे थप्पड़ मारा हो और बोलने लगती कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। जेनी बोलती कि मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मांगा है। जी यहाँ पर उसे कहना था कि अभी के अभी मिया से माफी मांगो। जेनी कहती कि तुम्हारी आंखें क्या टूट चुकी है, जाकर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लो या फिर मैं ही तुम्हें आंखों को डोनेट कर देती हूँ। जब देखो तब यहाँ पर तुम्हें हमेशा मिया की अच्छाइयाँ ही दिखती है, मैंने उसे खाली धक्का मारा था, थप्पड़ तो उसने खुद को अपने हाथों से मारा है। फिर यहाँ पर सभी लोग होते हैं तो जेनी को टारगेट करने लगते हैं एंड कहते हैं कि ये तो पहले से ही ऐसी है क्योंकि ये मिया से इतना जेलस तो फील करती है। हाँ इसलिए हम सब लोग कहते हैं कि मिया और जी दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, न जाने ये जेनी कहाँ से बीच में आ जाती है। फिर यहाँ पर एक क्लासमेट कहने लगती कि रुको, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा एंड यहाँ पर वो जेनी को थप्पड़ मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर आ जाता है किम, जहाँ पर वो उस क्लासमेट का हाथ पकड़ लेता है और इस पर चिल्लाने लगता है। यहाँ पर वो जी उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे बोलने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जेनी कहते हैं कि कुछ भी कर जाओ, नहीं रुको, ये बात तुम्हें बताना जरूरी है, हम दोनों यहाँ पर एक डेट पर आए हैं। जी कहता है कि डेट, और इसके साथ में आखिर तुम मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आई हो क्या। जेनी कहते हैं कि तुम्हारा आज बर्थडे है, ये बात तो मैं भूल भी चुकी थी और मैं तुम जैसे लोगों को टेंशन क्यों दूंगी, मैं तो यहाँ पर किम के साथ अपनी डेट के लिए आई हूँ। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लगती है तो जी इसे रोक पाता है, लेकिन मिया उसे रोक लेती है एंड कहती है कि जाने दो उसे, ऐसे भी इन गरीबों का इन अमीरों की बर्थडे पार्टी में क्या ही काम होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्लासमेट से कहते हैं कि हाँ तुम्हारी पार्टी तो बहुत लग्जरियस हुआ करती है, ये शायद से यहाँ पर सिर्फ मेन्यू कार्ड पढ़ के जाने के लिए आई होगी। एंड मेन्यू कार्ड की बात कर सुनकर यहाँ पर जी को याद आता है कि अगर जेनी यहाँ पर नहीं आएगी तो फिर यहाँ पे बिल्स कौन पे करेगा। एंड वो चला जाता है यहाँ पर जेनी को रोकने के लिए। यहाँ पर जी जेनी को धीरे से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, हर बार तुम इसी क्रूज में मेरा बर्थडे ऑर्गेनाइज किया करती हो और इस बार तुम मेरा बर्थडे भूल गई, आखिर मैं तुम्हें कैसे माफ करूंगा। तो जेनी बोलती कि ठीक है जाने दो, मैं अभी तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। एंड यहाँ पर मैनेज को बुलाकर सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देती है। ये बात सुनकर तो किम को भी अच्छा नहीं लगता कि आखिर अभी भी क्या जी को प्यार ही करती है। इसके बाद में जी अपने क्लासमेट्स को लेकर चला जाता है, जहाँ पर जेनी मैनेजर से कहती है कि एक बात याद रखना, बिल का पेमेंट वो लड़का ही करेगा और हाँ जब तक कोई बिल पे ना करे किसी को वहाँ से जाने मत देना। एंड ये बात सुनकर किम को खुशी हो जाती है क्योंकि किम समझ जाता है कि जेनी का अब जी के साथ वो पहले जैसा रिलेशन नहीं रहा। इसके बाद में यहाँ पर बड़े मजे से जी और मिया डांस कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर उनका डांस खत्म होने के बाद सभी लोग उन्हें चीयर अप करने लगते हैं और उन्हें सबसे बेस्ट और क्यूटेस्ट कपल बुलाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर इतने में ही वो लोग उसके जीतों के बारे में तारीफ करते हैं एंड कहते हैं कि तुमने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की वो सबसे लग्जरियस पार्टी है, तुम्हें पता भी है कि यहाँ की डिशेज कितनी महंगी है। इसके बाद में यहाँ पर मैनेजर इस बिल को लेकर आ जाता है, जहाँ पर जी को कुछ समझ नहीं आता तो मैनेजर कहता है कि हाँ ये तो अनपेड पार्टी है ना, पार्टी के बाद ही तो आप बिल पे करने वाले थे। एंड यहाँ पर जी कॉल लगाने लगता है जेनी को, जहाँ पर वो कॉल देखता है किम और किम जेनी से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ इमरजेंसी होगी क्योंकि वो तुम्हें 5th टाइम कॉल कर रहा है। जेनी कहती है कि लगता है तुम्हें जी की कुछ ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो ठीक है। एंड यहाँ पर वो कॉल को उठाकर स्पीकर पर रख देती है एंड बोलते कि बोलो क्या हुआ। कि यहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुमने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया और उसके लिए पे भी नहीं किया। जेनी कहते कि पार्टी किसकी है, तुम्हारी, तो पे कौन करेगा, तुम, आखिर तुम्हारी पार्टी के लिए मैं क्यों पे करूँ, और ये बात ऑर्गेनाइज करने की तो मैं तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प कर दी है, तो बाकी की चीज़ें तुम खुद देख लेना। यहाँ पर जी उसमें चिल्लाने लगता है। जेनी बोलते कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही बेगिंग वाला नहीं लग रहा, अगर तुम्हें मुझसे मदद चाहिए तुम समझ जाओ ना मैं क्या कह रही हूँ। एंड यहाँ पर जी उसे बैक करने लगता है हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर जेनी कॉल कट कर देती है और किम से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा सा शो और ड्रामा देखना है तो चलो मेरे साथ। एंड यहाँ पर वो दोनों उस बॉय पार्टी में चले जाते हैं।
यहाँ पर बाद में वो सभी लोग बोलने लगते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उससे क्लास में बोलते कह रहे हाँ पार्टी खत्म हो चुकी है ना, तो बचा कुचा खाना तुम यहाँ पर लेने के लिए आ रहोगी। फिर यहाँ पर मियाँ जनी को एक डिश देने लगती है और कहते हैं कि तुम इसे खा कर देखो, मुझे पक्का श्योर है कि कभी तुमने ऐसी चीज़ को नहीं खाया होगा। लेकिन जनी यहाँ पर बोलने लगती कि नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं खाना चाहती जिस चीज़ का बिल तुम लोग पे भी नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लास में बोलने लगते कि हम क्यों बिल पे करें, और ऐसे भी ये पूरी की पूरी क्रूज जी की है, एन जी कैसे ऑन करता है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ हम खाएंगे पियेंगे मौज मस्ती करेंगे वो सब कुछ फ्री है। और आखिर अगर जी ओन करता है तो जी क्यों पे करेगा। यहाँ पर जानी बोलते कि अच्छा तुम लोग तो बड़े डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हो। एंड यहाँ पर बताली बजाकर मैनेजर को बुला देती है, जहाँ पर मैनेजर उसे सारा बिल बताने लगता है। तो फिर जनी कहती कि अब क्या हुआ, लगता है यहाँ पर क्रूज के ओनर को बिल पे करना पड़ेगा। जी यहाँ पर जनी की तरफ गुस्से में देखने लगता है। जनी कहती कि क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं पे करूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्यों पे करूँगी, और ऐसे भी ये क्रूज तुम्हारा तो है, तो फिर तुम्हें भी पे करने की क्या ज़रूरत है। मियाँ यहाँ पर उस मैनेजर से कहने लगते कि आखिर एक रोज तो ये ऑन करता है, तो फिर ये किए सारी चीज़ों के लिए पे करेगा। मैनेजर क्या देता है कि आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनसी यहाँ पर आगे बढ़कर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है पे करने के लिए। तो फिर जानी बोलती कि क्या बोल रहे हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, जरा जोर से बोलो। एंड यहाँ पर वो अपना कार्ड बाहर निकालते हैं, उसे कहने लगते कि ठीक है चलो नील डाउन कर माफ़ी मांगो और बैक करो, तो शायद मैं तुम्हारे लिए पे कर दूँ। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर जनी बहुत ज़्यादा बीमार थी एंड उसे उसका इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए थे। और तो यहाँ पर जी भी उसे इसी तरीके से नील डाउन करवा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जी के हाथों में पूरी की पूरी जनी की प्रॉपर्टी आ जाती है। इस वजह से जनी के हाथों में कुछ नहीं बचता है। यहाँ पर जनी उसे ठीक वैसा ही करने को बोलती है। यहाँ पर जी बोर्ड ऑन कर उसे माफी मांगता है। जनी कहती है कि बस इतने में मैं तुम्हारा बिल पे कर दूं। एंड यहाँ पर जी बाद में खुद को भी थप्पड़ मारता है, जहाँ पर जनी बोलती है कि ठीक है इतना काम चलेगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर वो उसका बिल को पे कर देती है। यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, जनी ने उसका बिल क्यों पे किया है। और यहाँ पर मियाँ भी कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती है कि सचमुच ये सबसे रिचेस्ट इंसान का बेटा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। एंड यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जी के बारे में बातें करने लगते हैं एंड सोचने लगते हैं कि जेनी के मॉम डैड तो एक नैनी है और यहाँ पर वो लोग सर्वेंट का काम क्या करते हैं, तो फिर अगर उनकी सैलरी को भी जोड़ दिया जाए, कोई लड़की आसानी से 9 लाख का बिल्स नहीं पे कर सकती। यहाँ पर एक क्लासमेट बोलने लगती है कि हाँ वो ये बिल नहीं पे कर सकती, और ये कार्ड उसका थोड़ी ना है, ये कार्ड तो जी का है, जहाँ पर उसने जी का कार्ड ले लिया था और इसलिए तो जी को बेचारे को बोर्ड ऑन करना पड़ा। वरना तुम्हें क्यों लगता है कि जी ये सब क्यों करेगा। एंड यहाँ पर सभी लोग के सारे बातें कहने लगते हैं। जनी कहती कि अच्छा तुम सभी को लगता है कि ये कार्ड जी का है, तो क्यों ना हम वापस से कार्ड को स्वाइप करें, और इसमें मेरा नाम भी तो तुम पढ़ सकते हो, इसमें मेरा ही नाम है। यहाँ पर बाद में जी कहने लगता है कि तुम अपनी हदें पार कर रही हो, और वो आगे बढ़ने का था, लेकिन यहाँ पर किम उससे उसे दूर कर देता है एंड कहता है कि खबरदार अगर तुमने कुछ भी कहा और किया तो। फिर बाद में यहाँ पर जनी सभी को बोलने लगती है कि तुम सबको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या सर्वेंट की बेटी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी आंखों की नजरों में मेरी एक गलत इमेज बन चुकी है। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास इतने पैसे होंगे। तो यहाँ पर जियो से बोलने लगता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इस वजह से तुम्हें पैसों का घमंड है। तो यहाँ पर सभी लोग भी ये बात करने लगते हैं कि हाँ जानी ये तो बड़ी बुरी बात है कि तुम जी को ऐसा पैसों का नीचा दिखा रही हो, ऐसा आखिर कौन करता है। तो यहाँ पर सभी लोग वापस से जनी के अगेंस्ट हो जाते हैं। मियाँ यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि क्या सचमुच यहाँ पर जी के पास पैसे नहीं है। फिर उसे याद आता है कि नहीं जी तो मुझे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया करता है, तो हो सकता है शायद उसके पास फिलहाल पैसे की प्रॉब्लम हो, लेकिन है तो ये अमीर ही। तो यहाँ पर मियाँ बोलने लगते कि जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब हो, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूँगी। और रही बात लोसानर वाली होने की, तो हम लोग मिलकर रन करेंगे और अपना एक घर बसाएंगे। जानी कहती कि बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मुझे यहाँ से जाना है। तो फिर यहाँ पर किम्बे उसे लेकर जाने लगता है। सभी लोग यहाँ पर कह रहे थे कि तुम कौन होते हो यहाँ पर जानी को ले जाने वाले, और तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम भी यहाँ पर क्रूज के मालिक हो। और जॉन यहाँ पर वो सबके सामने बता देता है कि क्रूज का मालिक नहीं बल्कि मालकिन है, जो कि जेनी है। और रही बात मेरी, तो मैं वॉरियर ग्रुप का CEO हूँ। यहाँ पर वॉरियर ग्रुप का नाम सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जेनी के ऊपर अगर कोई आता है, यानी कि उसके डैड से भी ज़्यादा रिचेस्ट कोई इंसान है, तो फिर वो है किम के डैड। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पर किम जेनी से कहने लगता है कि जाओ जाकर अंदर रेस्ट करो, और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ओवरथिंक कर अपना मूड खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेनी यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि पहले से कितना काइंड हार्टेड है, लेकिन मैं ही अंधी थी जो उसके इतने काइंड जेस्चर्स को समझ ना पाई। इसके बाद वो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलकर उसे हक कर अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे एक काम याद आता है एंड वो यहाँ पर शन को बुलाती है और उसे कहती है कि जी का सामान बांधो, पैक करो और उसके सामान को घर से बाहर निकाल दो। और साथ साथ उसे भी यहाँ पर मैं जी से कहने लगता है कि तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या कह रही हो। तो फिर कहते कि हाँ ये तुम्हारा घर थोड़ी ना है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर रखा करती थी, और रही बात तुम्हारी तो शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जी कहता है कि हाँ अच्छे से दिख रहा है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, तुमने आज मुझे कितना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया मेरे बर्थडे वाले दिन। तो फिर जाने बोलते कि इसमें बड़ी बात कौन सी है, तुम तो मुझे रोज़ ही ह्यूमिलेट करते आए हो, तब तुम्हें नहीं आता है ये सब। और ऐसे भी मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ, तुम मेरे सर्वेंट हुआ करते थे, और तुम अब इस घर से निकल जाओ। तो जी बोलता है कि तुम्हें ट्यूशन कौन देगा। जेनी बोलते है कि इसकी टेंशन तुम मत करो, ऑलरेडी मेरे पास एक बहुत अच्छा हैंडसम ट्यूटर है। इतना बोलकर वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर जी भी बहुत गुस्सा हो जाता है।
तो हम यहाँ पर जी के डैड को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर तो उसका घर बहुत मैसअप होता है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है जहाँ पर गुस्से में उसके डैड वो कांच का बॉटल उसके पास में फेंक देते हैं और यहाँ पर बताने लगता है कि जेनी ने मुझे घर से निकाल दिया। ये बात सुनते यहाँ पर उसके डैड और भी ज़्यादा दिल मिला जाते हैं एंड कहते कि उसने मुझे तो निकाला लेकिन अब उसने तुम्हें क्यों निकाला है। जी कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके दिमाग के साथ प्रॉब्लम क्या है। पहले वो मेरी सारी बातें सुना करती थी लेकिन अब तो वो मुझे उल्टा जवाब देने लगी है और तब वो मुझसे फाइट बैक करने लगी है। यहाँ पर उसके डैड बोल रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम वापस उस घर में जाओ और इसे सॉरी बोलकर उसे मनाने की कोशिश करो। तुम्हें आखिर पता है हमारे ऊपर कितने सारे डेब्ट्स और लोन है। जी कहने लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन वो मेरे साथ हमेशा से हमेशा दूर ही रहना चाहती है। यहाँ पर उसके डैड से कहते हैं कि एक बार सोच कर देखो, बस कुछ पलों की और कुछ दिनों की मेहनत होगी, इसके बाद में तुम्हारे हाथों में सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो फिर तुम उसके साथ जो करना है तुम कर सकते हो। एक बार बस प्रॉपर्टी और पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाए तो। एंड यहाँ पर जी फिर प्लानिंग करने लगता है। दूसरे दिन यहाँ पर जेनी चली जाती है किम के साथ स्टडीज करने के लिए, जहाँ पर उसी स्टीम रेस्टोरेंट में हम देखते हैं जी को जो कि काम कर रहा होता है। जी यहाँ पर जेनी को देखने लगता है और समझ आता है कि अच्छा लगता है ये यहाँ पर जानबूझकर आई है ताकि वो मुझे जेलस फील करवा सके। एंड यहाँ पर बाद में वो उनसे बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो जेनी से कहते तो ये है तुम्हारा ट्यूटर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। यहाँ पर किम साफ साफ जी से कह देता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जी कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो बस जेनी की फिक्र है इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जेनी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी। तो जी कहता है कि अब से तुम ये इसके साथ पढ़ रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम पास भी हो पाओगी। जेनी कहती है कि देखो मैं पढ़ रही हूँ अच्छे से, और रही बात मेरे फेल होने की पास होने की, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम क्यों मेरी और कब से चिंता करने लगे। बादल जी कहता है कि देखो अभी भी टाइम है, तुम मुझे वापस बुला सकती हो। जेनी कहती है कि देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे ट्यूशन लेकर मेरे मार्क्स ऊपर हो जाएंगे तो बिल्कुल नहीं, तुमने लास्ट सेमेस्टर मुझे पढ़ाया था ना, याद है मैंने कितना कम स्कोर किया था। जी कहता है कि तुम फेल हो जाती अगर नहीं स्कोर कर पाती तो, और मैं तुम्हारी हेल्प की थी, मुझे इस तरीके से लुक डाउन मत करो। जेनी कहती थी ठीक है एक काम करते हैं ना, बेट लगा लेते हैं कि अगर मैं इस बार हार गई या फिर मैंने 50 के ऊपर स्कोर नहीं किया तो तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर मैंने 50 के ऊपर स्कोर किया तो फिर तुम्हें पूरे के पूरे प्लेग्राउंड का 10 टाइम्स कोलैप्स मारना होगा। ये बात में यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि ऐसे भी इसे कहाँ ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और 10 दिन में ये कितना ही पढ़ लेगी। एंड यहाँ पर वो बेट को मारने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पे फाइनली उनके एग्जाम का दिन आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जैसी जेनी आती है जी उसे कहने लगता है कि देखो एग्जाम शुरू हो रही है तो फिर तुम बेट को खत्म कर मुझसे माफ़ी मांग सकती हो, मैं इस बेट को एंड कर दूंगा। जेनी कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर जी कहता है कि ठीक है हमें पता ही चल जाएगा कि आखिर कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। फिर यहाँ पर टीचर आ जाती है जहाँ पर उनका एग्जाम देकर हो जाता है एंड फिर उनके रिजल्ट अनाउंस होने लगते हैं। एंड यहाँ पर जी को फर्स्ट प्लेस मिलता है। जेनी यहाँ पर घबराने लगती है, लेकिन यहाँ पर जेनी को 50 के ऊपर मार्क्स मिले होते हैं। तो फिर यहाँ पर ये वाली बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर तो मिया को शॉक लगता है। मिया कहने लगती है कि जेनी अचानक से इतने सारे मार्क्स से ला सकती है। जी यहाँ पर वो मैडम से कहने लगता है कि शायद से आपकी रिपोर्ट्स में उल्टा लिखा होगा, लेकिन वो मैम कहती कि नहीं यहाँ पर सभी के मार्क्स प्रॉपर्ली चेक हुए थे और प्रॉपर्ली लिखे हुए हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। मिया यहाँ पर बोलने लगती है कि अचानक से जेनी के स्कोर 50 के ऊपर कैसे हो गए, मुझे तो लगता है कि उसने चीटिंग किया होगा। एंड यहाँ पर उसके क्लासमेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड डेजी बोलने लगती कि हाँ मुझे तो पक्का यकीन है इसने चीट ही किया होगा। बाद में यहाँ पर जेनी कहती कि मैंने चीट नहीं किया, तो प्रोफेसर कहते कि देखो हम इसे चीटिंग नहीं बुला सकते, लेकिन अगर तुम सब चाहो तो जेनी री एग्जाम दे सकती है और हमें पता चल जाएगा। जेनी यहाँ पर कहने लगती कि मैं क्यों री एग्जाम दूँ, यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो बहुत कम स्कोर किया करते हैं और अचानक से अगर वो ज़्यादा स्कोर कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने चीटिंग कर दी है, उन्होंने तो मेहनत भी की होगी ना। यहाँ पर देसी बोलती कि क्यों तुम्हें क्या डर लग रहा है, तुम ये एग्जाम में वापस से वो स्कोर नहीं कर पाओगी। तो फिर यहाँ पर जेनी बोलने लगती कि ठीक है तुम लोग इतना ही चाहते हो ना कि मैं रीटेस्ट लूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मेरी एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी री एग्जाम देने लगती है सभी लोगों के सामने बैठकर, और यहाँ पर बाद में प्रोफेसर उसकी चेकिंग करने लगती है, जहाँ पर जेनी इस बार आउट ऑफ स्कोर करती है, यानी कि उसे फुल मार्क्स मिले होते हैं। यहाँ पर मिया वापस से शॉक हो जाती है एंड यहाँ पर जी भी शॉक हो जाता है कि आखिर इसे फुल मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर प्रोफेसर उन सभी से कहने लगती कि देखो इस क्लास का माहौल बहुत खराब है और बहुत नेगेटिव है, तुम सब एक दूसरे को दोस्त नहीं माना करते, मैं होप करती कि तुम लोग फ्यूचर में ऐसे नहीं रहोगे। इतना बोलकर प्रोफेसर जाने वाली थी, लेकिन बाद में यहाँ पर जेनी बोलती कि मैडम किसी ने मुझे अक्यूज किया था चीटिंग करने का, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। एंड यहाँ पर मैम उन्हें 100 टाइम्स ऐसे लिखने के लिए कह देती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी जी से कहती है कि चलो अब जाकर ग्राउंड के 10 टाइम्स लैप्स लगाओ, क्योंकि तुमने यहाँ तक ना बेट लगाई थी। मिया कहने लगता कि अरे बैट लगाई थी तो इसमें क्या हुआ, तुम इस बैट को लेकर इतनी फुर्तीली क्यों हो, बैट लगाई है तो थोड़ी भी जा सकती है, ऐसे भी जी 10 बार ऐसे लैप्स मारता रहेगा तो वो बेहोश होकर गिर जाएगा। जेनी कहती कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो, मेरे और जी के बीच में बैट लगी थी, तुम अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर रहेगा। मिया कहते कि मैं तो बोलूँगी, वो मेरा क्लासमेट है। जेनी यहाँ पर उसके आगे आगे जाने लगती है, जहाँ पर मिया को डर लगने लगता है और जी को लगा था कि शायद से मिया को नर्वस करने लगेगी, तो फिर जी यहाँ पर जेनी को धक्का मार देता है, लेकिन यहाँ पर किम होता है जो कि जेनी को पकड़ लेता है। फिर जी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
किम यहाँ पर कह रही थी कि मैं यहाँ पर कुछ भी करने आऊँ, इससे तुम्हें क्या, और ऐसे भी मैं यहाँ पर मेरी बेबी गर्ल को कंग्रेचुलेट करने आए हो। यहाँ पर जेनी पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला। किम बोलते कि मुझे तुम पर पहले से ही भरोसा था। यहाँ पर सभी क्लासमेट्स को शक जाने लगता है कि कहीं जेनी और किम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हैं ना। इसके बाद में यहाँ पर सभी लोग उसका उल्टा उल्टा बोलने लगते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये लड़की जो है वही किम को चेज कर रही होगी। ऐसे भी किम इतना बड़ा इंसान जो है, इसके लिए जेनी को इसके पैसे की पड़ी है। यहाँ पर किम सभी के सामने कहता है कि नहीं, तुम सबको गर्ल फैमिली हो गई है। यहाँ पर जेनी मुझे चेज नहीं कर रही है, बल्कि मैं जेनी को चेज कर जाऊँ एंड मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग उसके इस कन्फेशन को सुनकर शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर जेनी भी उसे हक करने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी कहती है कि तुम्हें अपनी बेड तो याद है ना, तुम्हें ग्राउंड में जाकर इतने सारे लैप्स जो लगाने हैं। फिर यहाँ पर वो लोग ग्राउंड में चले जाते हैं, जहाँ पर जी कहता है कि तुम सच में चाहते हो मैं ये सब करूं। तो जेनी कहती है कि हाँ, पहले से तो डिसाइड हो गया था, तो तुम्हें ये तो करना ही होगा। ऐसे भी तुम अपने मैन ऑफ वर्ड्स हो। एंड यहाँ पर बाद में जी पूरे के पूरे चक्कर लगाने लगता है, और तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। दूसरा यहाँ पर किम पानी लेकर आ जाता है, लेकिन वो जी के लिए नहीं होता, बल्कि वो तो जेनी के लिए होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जी थक जाता है, जहाँ पर मियाँ कहने लगती है कि तुम्हें पता है अगर वो ऐसे ही भागता रहा तो उसका कोई बोन टूट सकता है, और वो तो यहाँ पर बेहोश भी हो सकता है। जेनी कहती है कि बेहोश हो या मर जाए, उसके बाद जो होगा मैं उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाऊँगी, लेकिन ऐसे मैंने उसे अपनी बेड तो कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर जियो से कहने लगता है कि देखो तुम्हारा गुस्सा होना चाहिए से, एंड मैं तुम्हारे गुस्से को समझ रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए बैठी हूँ, अगर तुम इस अजीब इंसान को छोड़ दोगी तो। यहाँ पर जेनी बोलती है अजीब इंसान। जी कहता है कि हाँ, तुम किम को छोड़ो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जेनी कहती है कि माफ़ी वाली बात आती भी कहाँ से, ये तो उल्टा छोड़ कोतवाल को दाटे ऐसा हो गया। गलती तुम करो और माफ़ी मैं तुमसे मांगू, और मैं तुमसे क्यों ही माफ़ी मांगूंगी। और रही बात किम को छोड़ने की, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तुम अपना चक्कर लगाना जारी रखो। एंड यहाँ पर उन सब के बीच में झगड़ा ही होने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर जी घर पर आता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बहुत मारने लगते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं, एंड कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जाओ जाकर उसके साथ वापस से रिलेशनशिप बनाओ और कैसे भी करके पैसे घर पर लाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जी यहाँ पर उसे साफ साफ ना कह देता है, तो फिर उसके डैड उसे खींच खींच कर मारने लगते हैं, जहाँ पर वो उसे धक्का दे देते हैं। इतने में यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि उसके डैड से उसके लोन शाख के पैसे मांगने लगते हैं। उसके डैड यहाँ पर उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि कब तक तुम हमें उल्लू बनाते फिरोगे, हमें आज की आज ही हमारे सारे पैसे वापस चाहिए, और वो भी 2 साल के ऊपर हो चुका है, अब तुम हमें क्यों अच्छे से पे नहीं करते। यहाँ पर डैड माफी मांगने लगते, लेकिन वो गुंडे सुनते नहीं, जहाँ वो गुंडे उसके डैड को ही मारने लगते हैं। एंड ये चीज़ बेचारा जी देख ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर मेरा जो बेटा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मू फैमिली की बेटी है। तो यहाँ पर सभी लोग मू फैमिली का नाम सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी अमीर जो होती है। लेकिन अब गुंडे कहते हैं कि आखिर हम तुम्हारी बातों का विश्वास कैसे करेंगे। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि हम इसके बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं, जहाँ पर ये फटाक से अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाल कर गुंडे को दे देता है। एंड गुंडे यहाँ पर उसके डैड से कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा समझदार तो तुम्हारा बेटा है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। उसके डैड यहाँ पर जी पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, अपने घर के पेपर्स उन्हें देकर आए हो, आखिर हम इतने पैसे कहाँ से जमा करेंगे। तो फिर जी कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ जाऊँगा और जाकर मैं जेनी को वापस से परस्यू करूँगा। तो उसके डैड यहाँ पर बाद में खुश हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जी चला जाता है जेनी से बात करने के लिए, जहाँ पर वो जेनी को समझाने बुझाने लगता है कि देखो जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मियाँ से, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हम बस स्कूल में साथ रहा करते हैं, और मैंने पास में जो भी गलतियाँ की उन सबके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जेनी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जी अपना भाषण शुरू ही रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जेनी उसे सीधा बोल देती है कि क्यों, तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गया क्या, जो तुम अब मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ रहे हो, और तुम्हें पास में कैसे समझता कोई चीज़, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सर्वेंट थी। एंड बाद में यहाँ पर जेनी चली जाती है, जहाँ पर जी के डैड उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो कैसे भीख मांगना है वो भी नहीं आता। एंड यहाँ पर उसके डैड चले जाते हैं जेनी से माफ़ी मांगने के लिए। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने से डॉटर इन लॉ कहते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें घर पर वापस ले लो। आसपास के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वो उनकी बहू है, और उनकी बहू ने उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पर आ जाता है किम, जहाँ पर वो अंकल को वार्न करता है कि अगर आपने अपना झूठ बोलना बंद नहीं किया तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुला दूंगा। तो यहाँ पर आ जाता है जी, जो कि अपने डैड को लेकर वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जेनी किम के साथ बड़ी खुशी खुशी जा रही थी, तो फिर यहाँ पर उन्हें मियाँ देख लेती है। मियाँ मन में सोच रही थी कि जेनी के हाथ में तो बहुत बड़ी मछली फंस गई है, लेकिन इसमें क्या हुआ, जी इतना गरीब भी थोड़ी ना है, ऐसे भी पैसे वापस हम कमा सकते। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ देख लेती है जी को और उसके डैड को, जहाँ पर उसके डैड उसकी जेब में से पैसे ढूंढ रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास सारे के सारे पैसे खत्म हो गए, आखिर तुम मुझे कब पैसे देने वाले हो। जी उन्हें समझाता रहता है, लेकिन उसके डैड यहाँ पर उसकी बातें ही सुनते। यहाँ पर मियाँ उन दोनों की ऐसी शक्ल देखकर और ऐसा रिलेशन देखकर बहुत शौक हो जाती है, और मन में सोचने लगती है कि मुझे तो लगा था कि थोड़े पैसे तो होंगे, ये तो कुछ ज़्यादा ही गरीब निकले, इनके पास 1 रुपया भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो चली जाती है, जहाँ पर वो जी को एक प्लान बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर जी उसके प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए साफ साफ मना कर देता है।
इसके बाद में यहाँ पर रिया चली जाती है जेनी को समझाने के लिए और उसे कहने लगती है कि क्या प्लीज तुम एक बार फिर से जी को अपने साथ नहीं रख सकी। जेनी कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों मुझसे बात करने के लिए आई हो? अगर जी को तुम्हें जॉब पर रखना था कहीं और ढूंढो, तुम मेरे साथ क्यों ये सब करने आती हो? जेनी यहाँ पर उसे बहुत प्लीज करने लगती है कि तुम चली जाओ। मियाँ भी यहाँ पर उसे प्लीज करते कि प्लीज मेरी बात मान लो। जेनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्लीज कर बात करी तो मेरे बीच में नॉर्मल हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है जो इन दोनों को बात करता हुआ देख लेता है और मियाँ से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी, इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहती कि नहीं, मुझे पता है कि जेनी बहुत अच्छी है। जेनी यहाँ पर कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। तो यहाँ पर जी को भी गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वो मिया को लेकर चला जाता है। इसके बाद में जेनी और तो और किम आपस में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कमरे में से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो फिर यहाँ पर वो लोग देखने चले जाते कि आखिर कौन है वहाँ पर। एंड वहाँ पर जी और मिया आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर मिया जी से कह रही थी कि देखो फिलहाल ये तुम जाकर जेनी को परस्यू करो और उससे ऐसे समझाओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एक बार पैसे तुम्हारे हाथ आ गए फिर तुम उसे छोड़ देना। यहाँ पर जी उसे समझाने लगता कि मैं ये सब नहीं कर सकता। तो फिर मिया कहती कि पैसे कहाँ से आएंगे? जी बोलता कि क्या तुम मेरे से सिर्फ पैसे के लिए थी? यहाँ पर मिया से कुछ जवाब नहीं दे पाती और जी समझ जाता है। एंड यहाँ पर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो जिंदगी भर इसका साइड लेता रहा जो उसके पैसे से प्यार करती है, ना कि उससे। एंड यहाँ पर वो बेचारी जेनी को इग्नोर करता आ रहा था। यहाँ पर वो जेनी की बातें सुन लेता है तो यहाँ पर जेनी को बात करने के लिए जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर किम उसे रोक देता है। जेनी कहती है कोई बात नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन जेनी यहाँ पर जी को माफ नहीं करती। यहाँ पर वो उसे कहता है कि इस बार मैं जेनुइनली तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। जेनी बोलती है कि तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिया का क्या होगा? जी कहता है कि वो तो बस मेरे साथ पैसे के लिए थी। लेकिन यहाँ पर जेनी उसे साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन यहाँ पर जी आ जाता है जेनी के लिए लंच लेकर एंड वो उसके सारे के सारे फेवरेट फूड्स लेकर आता है। एंड यहाँ पर मिया को लगने लगता है कि लगता है जी मेरे काम पर काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पर मिया भी आ जाती है उसके वजह से बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जी उससे बात करना नहीं चाहता था। मिया से बोलते कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? जी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है। इसके बाद में यहाँ पर मिया बोलते कि ठीक है हम चाइनीज़ वाले वेकेशन पर जा सकते हैं, अगर जेनी चाहे तो वो भी हमारे साथ आ सकती है। जेनी यहाँ पर सोच लगती है कि हाँ वेकेशन पर जाना तो बड़ा अच्छा बात होगा। एंड जी यहाँ पर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनी उसके साथ वेकेशन पर जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर वो मिया को इग्नोर कर रहा था तो फिर मिया यहाँ पर उसे बाहर लेकर बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर जी कह देता है कि नहीं मैं इस बार जेनी को लेकर सिंसियर होना चाहता हूँ। मिया कह रहे कि तुम समझ नहीं रहे हो। जी कहता है कि तुम नहीं समझ रही हो। एंड यहाँ से वो बाद में चला जाता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग पिकनिक के लिए निकल ही रहे होते हैं तो फिर जेनी जी से बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कहता है कि तुमने कहा था ना कि हम एक वेकेशन पर जाएंगे। जेनी बोलती कि मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारे साथ वेकेशन पर जाऊंगी। एंड इतने में यहाँ पर किम आ जाता है। जेनी कहती कि मैं तो किम के साथ वेकेशन पर जा रही हूँ। यहाँ पर जी उसे कहना था कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। एंड जेनी उसे हर एक दिन और वो हर एक बातें याद दिलाने लगती है, जहाँ पर जी को भी बुरा लगता है। जेनी जाने लगती है लेकिन जी यहाँ पर उसे रोक लेता है, लेकिन यहाँ पर किम इस बार नहीं अपने आप को रोकता एंड वो यहाँ पर जी को मार देता है और कहता है कि बहुत हो गया, हर बार मैं यहाँ पर तुम्हें सहन करता आ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जेनी की वजह से, बस अब और नहीं। तो यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दूसरे वो लोग जाने लगते हैं तो फिर वहाँ पर जी के डैड आ जाते हैं जेनी से हेल्प मांगने के लिए। साथ साथ यहाँ पर मियाँ भी होती है। जी के डैड कहने लगते कि गुंडे जी को उठाकर ले चले गए, अगर हमने उन्हें 2 मिलियन नहीं दिया तो फिर वो लोग सचमुच मेरे बेटे के हाथ पैर काट देंगे। यहाँ पर बाद में मियाँ भी उसे हेल्प करने के लिए कहती है। जेनी बोलती है कि ठीक है ये आखिरी मदद होगी। फिर यहाँ पर वो पैसों का बैग लाकर उसके डैड को दे देती है, जहाँ पर हम मियाँ के एक इवल स्माइल को देखते हैं। फिर इसके बाद में हम 2-3 दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी और किम चले जाते हैं जी से मिलने के लिए। जी यहाँ पर कहने लगते कि मैंने सुना था कि पुलिस को तुमने पैसे दिए थे मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन वो सारे के सारे पैसे नकली थे। तो फिर यहाँ पर जेनी बोलने लगते कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम्हें याद तो होगा कि उस समय वहाँ पर मियाँ भी थी, तो मुझे लगता है कि मियाँ ने वो पैसे ले लिए होंगे और लगता नहीं है बस इस बात का प्रूफ भी है। मैंने सभी असली नोट दिए थे, लेकिन तुम्हारे लवर मियाँ तुम्हारे पैसे लेकर भाग गए, जिस वजह से तुम्हारी ये हाल हो गई है। यहाँ पे वो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे सचमुच रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से ट्रीट किया जबकि तुम एक जेमसून थी। जेनी कहती कि अब रिग्रेट करके क्या फायदा है। फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर जी कहने लगता है कि अगर नेक्स्ट लाइफ में मुझे रीबॉर्न होने का मौका मिलता है तो मैं इस बार जेनी को एकदम अच्छे से ट्रीट कर रहूंगा। फिर इसी के साथ ये मूवी यही। हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। कृपया हमारे YouTube चैनल एशिया कोरियन शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।